मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, ये मूल मंत्र है हमारे भारतीय संविधान का। जो भी नीतियां हम बनाएंगे, इंश्योर करेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी। मैं नहीं जानता पार्लियामेंट के अंदर हमारे कितने सांसद इस चीज को जानते होंगे और इस पे अमल करते होंगे। विगत 9 वर्षों के अंदर पार्लियामेंट में जिस तरह से बिल आते गए और लोगों ने यस सर करके बिल पारित किया, इसका मतलब उन्हें अपने कर्तव्यों का, संवैधानिक कर्तव्यों का जरा भी भान नहीं है और वो पार्टी लाइन पर अथवा पार्टी की विचारधारा पर कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान पार्लियामेंट में पार्टी की विचारधारा यानी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पर सांसद काम कर रहे हैं। वो अपनी संवैधानिक विचारधारा या संविधान की जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहे हैं। यह मामला अगर केवल पार्लियामेंट की होती तो हम सरकार बदल सकते थे। बदलने का मौका है, बदल भी देंगे। लेकिन अगर यह विचारधारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, कार्यपालिका के अंदर हो, न्यायपालिका के अंदर हो, तब हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। क्या देश को इसीलिए स्वतंत्र कराया गया था? लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपने निजी स्वार्थों का बलिदान दिया, परिवार का बलिदान दिया इसी दिन के लिए। एक नई व्यवस्था के साथ, एक नई सोच के साथ संविधान का निर्माण हुआ और उसमें भविष्य के भारत की कल्पना की गई, जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनेगा और यहाँ के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देगा। समता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता देगा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देगा। यानी हमने एक समतामूलक भारत, इंडिया दैट इज भारत का निर्माण करने के लिए अपनी संविधान सभा में इस उद्देशिका को पारित किया। क्या इस दिन को देखने के लिए? मित्रों, आज मैं यह बात क्यों बोल रहा हूं? 2019-20 में आपको पता होगा CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया और वह इसी शोर शराबे और संसदीय वर्चस्वता के चलते पारित भी हो गया, बिना किसी फॉर्मल डिस्कशन के। राज्यसभा में भी पारित हो गया, जबकि सिविल सोसाइटीज अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी। सरकार के द्वारा उनकी आशंकाओं का कोई समाधान नहीं किया गया और धर्म पे आधारित इस अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया गया। और
तब से यह ठंडे बस्ते में था। समय के साथ सरकार ने कल यानी सोमवार को अध्यादेश जारी कर दिया, यानी पूरे देश में CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया। इसकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। जो सरकार में है, जो सरकार की विचारधारा से सम्मत है, हिंदू और हिंदू राष्ट्र के समर्पित हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं, और जो भारत के संविधान के प्रति समर्पित हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। मित्रों, सवाल इस CAA बिल के अनाउंसमेंट का नहीं है, सवाल इसकी टाइमिंग का है। मैं 2 मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे पत्रकारों और विश्लेषकों की बात विचारों को आप सुन रहे होंगे। पहली चीज ये कि चुनाव आयुक्त गोयल जी ने इस्तीफा दिया। उसके पहले एक चुनाव आयुक्त जिनका रिटायरमेंट हो गया, जो उनको 20-22 दिन से ज्यादा हो रहा है, वो पद वैकेंट था, और उस 20-22 दिन में उस पद को भरने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। और अभी दूसरे चुनाव आयुक्त गोयल जी ने ऑल ऑफ सडन इस्तीफा दे दिया, निजी कारण बताते हुए। और पिछले 20-22 दिनों में सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया। क्या वो इंतजार कर रही थी कि गोयल को इस्तीफा देना है? और गोयल ने इस्तीफा दिया। बड़ी मजे की बात, विद इन नो टाइम, हम बोलेंगे विद इन नो टाइम, ये इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न यहां खड़ा होता है, एक तो अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, दूसरा इस्तीफा हो गया। इसके पीछे बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह है कि यह एक स्ट्रैटेजिक प्लान सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का। यह एक स्ट्रैटेजिक प्लान है कि देश की जनता और सो कॉल्ड ये बुद्धिजीवी जो रोज एनालिसिस कर रहे हैं, जिनकी बातों से जनता प्रभावित होती है, उनके दिमाग के अंदर एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए, वो विपक्ष द्वारा सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार, महंगाई, युवा न्याय, अडानी, अंबानी, इस पे ध्यान न दें, इससे ये अपने ध्यान से निकाल दें और हमारे मुद्दे पे चर्चा करें। तो इनका मुद्दा चुनाव आयुक्त का आया, जिस पे बड़ी चर्चा चल रही है। दूसरा मुद्दा आनन फानन में CAA का डिक्लेरेशन। भाई ये डिक्लेरेशन तो मई में भी हो सकता था, या ये आज के 6 महीने पहले भी हो सकता था। जब बिल पारित था, सब कुछ था, आपने कानून बना लिया था, तो पारित हो सकता था। लेकिन आपको लगा कि भारत की 90% जनता इसका विरोध कर रही है और माहौल हमारे राजनीतिक पक्ष में नहीं है, इसलिए अभी इसको डिक्लेयर नहीं करना है। और आपने देखा कि जनता इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बंधक पत्र पर आपसे सवाल पूछने लगी, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछने लगा, SBI डाटा देने में अपने को असमर्थ बताने लगा, और फिर कल की हुई डांट फटकार से 12 तारीख आज
उसको वो डाटा सबमिट भी करना है, जिसे 15 तारीख को पोर्टल चुनाव आयोग अपने पोर्टल पे भी डालेगा। तो आपके पास बचा क्या? धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बिल CAA। ये आपके तर्कस का एक तीर था और आपने वो तीर छोड़ दिया है कि लोग CAA पर चर्चा करें और देश में पोलराइजेशन हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए। आपने राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए यह अपने तर्कस का तीर चलाया है। मित्रों, यह धार्मिक ध्रुवीकरण होने से फायदा किसको होता है? बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू को फायदा होगा। हिंदू की सरकार केंद्र में आएगी और हिंदुत्व को लागू करेगी। बड़े सोच की बात है, इस देश के नागरिक जो इस देश में स्वतंत्रता मिलने के पहले से बने हुए हैं, उनको आप द्वितीय दर्जा मानते हो, क्योंकि सावरकर ने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है, यह प्राकृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र है। तो उधर जिन्ना ने भी कहा कि यह प्राकृतिक रूप से इस्लामिक राष्ट्र है और यहां से एक देश में दो राष्ट्र की थ्योरी स्थापित हो जाती है। तो कहा गया कि मुस्लिम यहां रह सकते हैं, लेकिन वो द्वितीय दर्जे के नागरिक होंगे। मेरी बात को आप वेरीफाई कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आज आपने धर्म के आधार पे जो CAA लाया है, यह अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन करता है। सीमा से घुसपैठ करने वाले कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से अगर भारत में आता है तो उसे घुसपैठिया माना जाता है। आप अधिकृत रूप से धर्म के आधार पर लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान कर रहे हैं, जबकि इस देश में किसी भी मुल्क का कोई भी सदस्य नागरिकता ले सकता है। यह हमारे सिटीजन एक्ट में है। तो आपको धर्म के आधार पर नागरिकता घोषित करने की आवश्यकता कहां पड़ी? आप असम का उदाहरण देंगे, वेस्ट बंगाल का उदाहरण देंगे कि घुसपैठिए आ गए, ये करना है, वो करना है। इतने दिन से क्या किया आपने? उसके लिए कुछ और भी चीजें बनी हुई हैं, बहुत सारे नियम कानून है, आप आइडेंटिफाई करो। लेकिन आप आइडेंटिफाई कहां करते हो? आप तो आधार कार्ड बना देते हो, राशन कार्ड बना देते हो, क्योंकि वो आपका की वोटर बन जाता है। रोहिंग्या बनारस तक आके रह रहे हैं, सब सारे डॉक्यूमेंट उनके पास हो जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल गेम है। मित्रों, हमारा विषय CAA को लेकर कुछ कहना नहीं था, लेकिन जो हकीकत थी उससे रूबरू भी कराना जरूरत है। हमें करना क्या है? जो हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा नहीं, वो हकीकत है। भारत का संविधान, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे, उस संविधान को आप बदलने और समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र की आपने धज्जियां उड़ा दी। पार्लियामेंट्री ऑटोक्रेसी लागू है देश के अंदर। दूसरे शब्दों में हम कहें कि देश इस समय फासिज्म के दौर से गुजर रहा है। संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में सामाजिक न्याय की देना है।
उसको इंश्योर करना है। मित्रों, आप में से कई लोग हमारी बात से इत्तेफाक नहीं भी रखेंगे, लेकिन आप एक चीज तो मान लीजिए कि पिछले 70 सालों में जो कुछ बना, जिसका सृजन किया गया, उसको ही आपने बेचा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, बल्कि पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है। आज देश विदेशी कर्जे से लदा हुआ है। आप ये समझ रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, निजीकरण हो रहा है। आप बता नहीं सकते कि आपने पिछले 10 साल में कितने रोजगार का सृजन किया, क्योंकि फैक्ट्रियां आपने बंद कर दी। आपके जीएसटी और नोटबंदी से मध्यम दर्जे के उद्योग बंद हो चुके हैं। आर्थिक संकेंद्रीकरण किया गया। देश का पैसा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में हो गया। आपके ट्रिलियन की इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और आम जनता के हाथ में भीख का कटोरा। कोरोना के समय स्वास्थ्य सेवा में आप मार खाए, मैनेजमेंट में आप मार खाए। कोरोना में आपने डर का माहौल बनाया। प्रेम का माहौल तो आपने कभी बनाया ही नहीं। जब मोहब्बत की दुकान खुलने लगी तो आपको याद आने लगा। मित्रों, हमारे जो एजेंडे हैं, इस एजेंडे को ही आपको फैलाना है। फासिस्टवादी अपने एजेंडे पर अपनी पीठ ठोकेगा। आपको इससे बचना है। सामाजिक न्याय, जातिगत गिनती, युवा न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ये हमारा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा संविधान, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि लोकतंत्र के दुश्मन हैं कौन। आज जब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है, वो लड़ाई वोट की है। आप समझिए कि जो संविधान को बचाने की बात हो रही है, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, बिना किसी इल विल के। जनता को यह लड़ाई लड़नी है। पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने इल विल में लगी रहती हैं। जनता को लड़नी है। जनता को गठबंधन को सपोर्ट करना है। अगर कोई भी ये सोचे कि मेरी जाति का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, मुझे टिकट मिलना चाहिए, कोई ये सोचे कि मुझे ये राष्ट्र बनाना है, मैं उसके साथ चलूंगा, कोई पार्टी ये सोचे कि मुझे संसद में पहुंचना चाहिए, नहीं तो मेरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, आप सबको ये छोड़ना पड़ेगा। अगर 2024 आप लूज करते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो एनडीए गठबंधन के ही लोग कहते हैं कि हम तो संविधान बदलने के लिए आए हैं। उन्हीं के सांसद कहते हैं कि
2024 हम जीत जाएंगे तो उसके बाद चुनाव तो भूल जाइए। यानी पूरी तरह डिक्टेटरशिप, फांसीवाद, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारत के शब्दों में मनुवाद लागू हो जाएगा। अतः ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाते हुए लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थापना के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए आपको इंडिया गठबंधन के साथ आना होगा, उसको वोट करना होगा। फिर कभी आप सांसद और विधायक बन जाना, समय अनुकूल आने दो। अभी यह समय आपके अनुकूल नहीं है, यह समय आपको संगठित होने की मांग करता है। मित्रों, फिर मिलेंगे। जय भारत, जय संविधान।